आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरा जो गोलमेज समझौता हुआ था उसके विषय में और गोलमेज समझौते के बाद 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के मध्य में उसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि किस तरह से गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते में यह तय हुआ कि जो गांधी जी हैं वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गोलमेज कॉन्फ्रेंस में करेंगे। लेकिन जब यह तय हुआ उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियाँ चेंज होने लगी, जिसकी वजह से द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस असफल हो गया और उसके अम्बेडकर जी के प्रयासों से दलितों को भी अलग निर्वाचन क्षेत्र उपलब्ध करा दिया गया, जिसकी वजह से गांधी जी अनशन पर बैठ गए और उस अनशन को खत्म करने के दौरान ही गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य एक पूना समझौता हुआ। तो हम इसकी कुछ पृष्ठभूमियों को समझते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम चला। तो हमने देखा था कि किस तरह से 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ तो उसके एक साल के पश्चात गांधी और इरविन कौन थे? उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। उन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ और उस समझौते में यह तय हुआ कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे कांग्रेस की तरफ से। अब गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्यों हो रहा था इसके विषय में भी हम पहले वाले वीडियो पर चर्चा कर चुके हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो रहा था भारत के आने वाले संविधान के निर्माण के विषय में चर्चा करने के लिए, और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो भारत के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व थे उनके साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चर्चा कर रही थी। तो उस समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडॉनल्ड थे। तो रैमजे मैकडोनल्ड तो थे ही, लेकिन उस समय के साथ समस्या ये थी कि उस समय एक राष्ट्रीय दल अस्तित्व में आया हुआ था ब्रिटेन में। तो राष्ट्रीय दल अस्तित्व में आया था तो उसमें कंजर्वेटिव पार्टी के लोग भी थे और लेबर पार्टी के भी लोग थे। और उसी समय जो सर सैमुअल होर थे उन्हें भारत सचिव नियुक्त किया गया, और वो क्या थे? अनुदारवादी थे, कंजर्वेटिव थे, मतलब भारत के लिए कोई बहुत अच्छी भावना नहीं रखते थे। और जो लॉर्ड वीरेन जो उदारवादी किस्म के जो वायसराय थे उनके स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय नियुक्त किए गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि बन चुकी थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों की बात को नहीं मानने वाली, खासकर कांग्रेस की। अब इसमें किस किस चीज़ों पर चर्चा हुई, गांधी जी ने क्या क्या पक्ष रखा? तो गांधी जी ने कहा द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, जो कि लंदन में हुआ था, और गांधी जी राजपुताना नामक जहाज पर गए थे, सवार होकर लंदन पहुंचे थे और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी कौन से जहाज पे गए थे, उनके साथ कौन गया हुआ था, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो उसका आंसर होगा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था और उनके साथ सरोजिनी नायडू गई हुई थी। एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था और अम्बेडकर ने भी भाग लिया था। अम्बेडकर एक ऐसे शख्स थे जिसने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भाग लिया था। पहला गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं उन्होंने तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भाग लिया था। तो गांधी जी ने मांग रखी द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कि केंद्र और प्रांतों में तुरंत और पूर्ण रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। उनकी पहली मांग थी। केवल कांग्रेसी राजनीतिक भारत का प्रतिनिधित्व करती है। अस्पृश्य, मतलब जो जिसे हम अछूत कहते हैं, वो भी हिंदू हैं, अतः उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना जाना चाहिए। मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन या विशेष सुरक्षा उपायों को नहीं अपनाना चाहिए। गांधी जी अपना पक्ष रखा, पर गांधी जी की इस बात को नहीं माना गया। इसी वजह से गांधी जी गोलमेज कॉन्फ्रेंस को छोड़ के भारत आ गए और यहाँ आने के पश्चात उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा फेज प्रारंभ किया। परंतु इस बार गवर्नमेंट पहले से अलर्ट मोड में थी। उसने तुरंत इस आंदोलन को दबाने का भरसक प्रयास किया, जिसकी वजह से गांधी जी ने कुछ समय पश्चात इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। और जब आंदोलन समाप्त हुआ उसी समय गांधी जी गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनको यरवदा जेल भेज दिया गया, जहाँ पे उन्हें कैद कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूना पैक्ट हुआ तो उस समय गांधी जी कौन से जेल में थे? तो हमको याद रखना है कि गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे। अब 16 अगस्त 1932, ये डेट भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखा जाना चाहिए। 16 अगस्त 1932 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड, इसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा का मतलब क्या होता है कि इसमें दलितों को, हमने देखा था कि 1909 में मुसलमानों को, 1919 के एक्ट में
अन्य अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। लेकिन इस बार अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के मांग के आधार पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने दलितों को भी अल्पसंख्यक माना और अल्पसंख्यक मान के उन्हें भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया किनको? दलितों को। दलितों के अलावा 11 और समुदाय थे जिनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। अब गांधी जी का ऐसा मानना था अगर दलितों को अभी से अलग कर देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट तो जो हमारा जो प्रयास चल रहा है कि वो हिंदू धर्म का जो मेन स्ट्रीम है उसमें आके एसिमिलेट हो जाए, दलित उनके साथ मिल जाए, उन दोनों के बीच कोई फर्क ना हो, उस प्रक्रिया वह प्रक्रिया क्या हो जाएगी? बाधित हो जाएगी। क्यों बाधित हो जाएगी? क्योंकि हमने क्या कर दिया? क्योंकि दलितों को हमने पृथक मान लिया और पृथक मान के उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा कि दलितों और हिंदुओं के बीच जो समन्वय की प्रक्रिया चल रही है वो बाधित हो जाएगी। ऐसा मानना था गांधी जी का और गांधी जी ने यही सोचकर क्या किया? उसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। और विरोध के लिए उन्होंने क्या हथियार अपनाया? उन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दिया, अनशन प्रारंभ कर दिया। कब प्रारंभ किया? 20 सितंबर 1932 को। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। उस समय के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड के द्वारा, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो ये सारे तथ्यों को हमें अच्छे से याद रखना है। अब उसके बाद गांधी जी अनशन पर बैठ गए। बाद में 26 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। अब जो यरवदा जेल है वो पूना में है और वहाँ पे अंबेडकर और गांधी के मध्य समझौता हो रहा है। इसलिए समझौते को हम किस नाम से जानते हैं? इसलिए समझौते को हम पूना समझौते के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से कौन कौन से फैक्ट बनते हैं? एक तो मैंने पहले ही बताया कि 16 अगस्त 1932 जो सांप्रदायिक पंचायत के लिए प्रसिद्ध है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये जो पूना समझौता जो हुआ था किनके मध्य हुआ था वो महत्वपूर्ण है और इसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय, वो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। और इसमें यह तय हुआ कि संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत दलितों के लिए स्थान आरक्षित रखने पर सहमति बनी और इसके अंतर्गत ये हुआ कि जो 71 सीट इनको मिल रहे थे उसके स्थान पर अब कितना हो गया इनके लिए सीट? 148 हो गया। किसमें? काउंसिल्स में। और इसके अलावा जो सेंट्रल काउंसिल था उसमें भी 18% सीट जो है दलितों के लिए क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। तो इस तरह से गांधी और अंबेडकर के मध्य जो समझौता हुआ पूना में उसे ही हम इतिहास में पूना समझौते के नाम से जानते हैं और यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे के तथ्यों पर विचार करेंगे, उन तथ्यों के ऊपर विचार करेंगे जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति बनी और भारत का तीसरा बड़ा जन आंदोलन हुआ या आखिरी बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जानते हैं।